हेलो, वेलकम बैक। मैं डॉक्टर डीपी सिंह, जनरल फिजिशियन। आज आप लोगों के बीच में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या है, ब्रेस्ट कैंसर क्यों होता है, ब्रेस्ट कैंसर के कितने टाइप्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर को कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके क्या क्या स्टेजेस हैं, कैसे उसका मैनेजमेंट होता है और क्या प्रिवेंशन होता है। इन सारी बातों को आज हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहला, व्हाट इज ब्रेस्ट कैंसर? ब्रेस्ट कैंसर इज ए डिजीज इन विच ग्रो एबनॉर्मल सेल ग्रो आउट ऑफ कंट्रोल। ब्रेस्ट कैंसर एक डिजीज है, एक बीमारी है जिसमें एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होता है और ये सेल का जो ग्रोथ है आउट ऑफ कंट्रोल होता है। ये कहा कि लोकल एरिया में जो आसपास के टिश्यू हैं उसको तो इन्वॉल्व करता ही है और ये हमारे दूसरे ऑर्गन को भी इन्वॉल्व करने की क्षमता रखता है। पहला हम लोग ये जान लें कि ब्रेस्ट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो ब्रेस्ट जिससे बना है, वो कौन कौन से चीज़ें हैं, तब आपको ब्रेस्ट कैंसर को समझने में आसान होगा। इसमें है, ब्रेस्ट इज ए मेड अप ऑफ द थ्री मेन पार्ट। तीन चीज़ों से बना है। लॉब्यूल्स, तो लॉब्यूल्स इज ए ग्लैंड्स, इट प्रोड्यूस मिल्क, ये मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। दूसरा है डक्ट। डक्ट का काम है कि इट कैरी मिल्क फ्रॉम लॉब्यूल्स टू द नेपल्स, वो कैरी करके मिल्क को नेपल तक लाने का काम करता है डक्ट। तो ये दो चीज़ें हुए, लॉब्यूल्स और डक्ट। तो डक्ट क्या है? एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, ट्यूब के समान है जो मिल्क को लाने का काम करता है लॉब्यूल से लेकर के नेपल तक। तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टिव टिश्यू के हैं। कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट फैट और फाइब्रस टिश्यू, जिसमें सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं और वो आपके फैट टिश्यूज मौजूद होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है, इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स में कैंसर होने की पॉसिबिलिटी है। अभी जो ब्रेस्ट में आप देख रहे हैं कि जो लॉब्यूल्स है, यहाँ कैंसर होने की संभावना है, डक्ट में होने की संभावना है और टिश्यू में होने की संभावना है। द काइंड ऑफ ब्रेस्ट कैंसर डिपेंड ऑन विच सेल इन द ब्रेस्ट टर्न इनटू कैंसर्स। ये उस बात पर निर्भर करता है कि कौन सा सेल चेंज किया है कैंसरस सेल्स में। जैसे लॉब्यूल्स की बात हमने कहा, तो क्या लॉब्यूल्स चेंज किया है या डक्ट में कोई चेंजेस आया है या फिर कोई जो फाइब्रस टिश्यू है उसमें चेंजेस आया है, इसके आधार पर हम लोग कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ जो कैंसर्स हैं वो ज़्यादातर लॉब्यूल्स और डक्ट में ही बनते हैं, इसलिए हमको ये जानना जरूरी था। ब्रेस्ट कैंसर स्प्रेड आउटसाइड ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट के आउटसाइड भी जा सकता है थ्रू द ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल्स और ब्लड वेसल के जरिए जो कैंसर सेल्स हैं ब्रेस्ट का, वो हमारे दूसरे ऑर्गन तक ले जाने का काम कर सकता है। जैसे ब्रेन के अंदर जा सकता है, बोन के अंदर जा सकता है, लीवर के अंदर जा सकता है, लंग्स के अंदर ले जा सकता है, अलग अलग हिस्सों में ले जाने का काम करता है। अब हम लोग देखते हैं कि जो टाइप ऑफ, तो कौन कौन से टाइप हैं। तो पहला है इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। 80% केसेस जो होते हैं वो इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा के होते हैं। द कैंसर सेल बिगिन इन द डक्ट, ये डक्ट के अंदर शुरू होता है। अभी हमने कहा था कि जो डक्ट है, ट्यूब है, उसके अंदर हो रहा है। ग्रो आउटसाइड ऑफ द डक्ट एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, ये डक्ट में तो हो ही रहा है, प्लस कहा कि डक्ट से बाहर भी निकल रहा है और दूसरे पार्ट को इन्वॉल्व कर रहा है। इन्वेसिव नेचर के हैं, इन्फिल्ट्रेटिंग भी कर सकते हैं आप इसको। ये आसपास के टिश्यू को इन्वॉल्व करता है, इसलिए इसको कहते हैं इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा, कि डक्ट से शुरू हुआ, डक्ट से बाहर निकला और आसपास के टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर रहा है। इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा, द कैंसर सेल बिगिन इन द लॉब्यूल्स, जो हमारे ब्रेस्ट के जो लॉब्यूल्स है वहाँ पर ये डेवलप करता है, एंड स्प्रेड टू द ब्रेस्ट टिश्यू। कहा कि यहाँ भी जो कैंसर स्टार्ट हुआ था वो लॉब्यूल्स में हुआ और लॉब्यूल्स से निकलकर ब्रेस्ट के दूसरे टिश्यू को इन्वॉल्व करने लगा, इसलिए इसको कहते हैं इन्वेसिव लॉब्यूलर कार्सिनोमा। और तीसरा जो है डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। द कैंसर सेल आर ओनली इन द लाइनिंग ऑफ द डक्ट एंड नॉट स्प्रेड टू द अदर टिश्यू ऑफ द ब्रेस्ट। ये सिर्फ जो डक्ट के लाइनिंग है, स्ट्रोमा जो होता है, सिर्फ वहीं तक वो लिमिट रहता है,
ये बाहर नहीं निकल करके आसपास के एरिया के टिश्यू को इन्वॉल्व नहीं करता है। इसके बाद है लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू। ये प्री कैंसरस कंडीशंस हैं। एबनॉर्मल सेल तो है, यहाँ पर अगर कहें कि प्री कैंसरस सेल्स कंटेन कंडीशंस, प्री कैंसरस सेल्स कंडीशन इन विच देयर आर एबनॉर्मल सेल्स इन द लोब्यूल्स ऑफ द ब्रेस्ट। इट इज नॉट ए ट्रू कैंसर। ये ट्रू कैंसर नहीं है। प्री कैंसरस के एबनॉर्मल सेल्स हैं, लेकिन ये ट्रू कैंसर नहीं है, इसीलिए लोब्यूलर कार्सिनोमा इन सिटू इसको कहते हैं। लेकिन फ्यूचर में ये चेंज कर सकता है, कैंसर का रूप ले सकता है, लोब्यूलर कार्सिनोमा का रूप ले सकता है। इसीलिए ऐसे पेशेंटों को रेगुलर चेकअप के लिए आना पड़ता है। इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कंडीशन, ये रेयर और एग्रेसिव नेचर के ब्रेस्ट कैंसर हैं जो बहुत कम बनते हैं। एक है, इसके बाद जो है पेजेट डिजीज है। पेजेट डिजीज, दिस कैंसर अफेक्ट द स्किन ऑफ द नेपल एंड एरियोला। ये जो कैंसर है स्किन ऑफ द नेपल और एरियोला के एरिया को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अभी हम लोग देखें कि अगर कौन कौन से कारण के वजह से ये ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करता है। ब्रेस्ट कैंसर के लिए कहता है कि यूजुअली एडवांस एज के लोगों में होने की संभावनाएं, होने का किसी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्ट कॉमन इन द एडवांस एज। 50 के बाद स्मोकिंग करने वाले लोगों में होता है, अल्कोहल यूज़ करने वाले लोगों में होता है, ओबेसिटी जो बहुत अधिक मोटापा के शिकार हैं उन लोगों में होने की संभावना है, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेने वाले जो विमेंस हैं जो हार्मोनल टैबलेट लेते हैं उन लोगों में ये होने की संभावनाएं हैं। रेडिएशन एक्सपोजर, सपोज दैट किसी को कहीं दूसरी जगह कैंसर हुआ है और रेडिएशन का एक्सपोजर उसको लग रहा है, जिसके कारण कहा कि ये ज़्यादा रिस्क हो जाता है। इसके अलावे है कि जो फैमिली हिस्ट्री कोई हो जो कैंसर हुआ हो, ब्रेस्ट कैंसर, या फिर जेनेटिकल म्यूटेशंस के कारण हो सकता है। ये सब जो फैक्टर्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के होने की संभावनाएं हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर हो गया तो क्या सिम्टम होगा, कैसे हम जाने कि ये ब्रेस्ट कैंसर है। तो इसके अलग अलग कहा कि सिम्टम जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हम लोग देखते हैं एक एक करके कि कौन कौन से सिम्टम आएंगे। तो पहला सिम्टम कहता है कि चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रेस्ट। शेप और साइज जो ब्रेस्ट का है वो चेंज करेगा। दूसरा सिम्टम है कि मास और लंप इन द ब्रेस्ट और आर्म पिट। हमारे जो आर्म अंडर आर्म्स हैं वहाँ पर कोई मास बन सकता है, कोई लंप हो सकता है। ब्रेस्ट के अंदर भी ऐसा हो सकता है, आर्म में और या फिर ब्रेस्ट के अंदर कोई बन सकता है। थिकनिंग ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू एंड अंडर आर्म टिश्यू। अंडर आर्म के पास कोई थिकनिंग हो सकता है या ब्रेस्ट के टिश्यू में थिकनिंग आ सकता है। चौथा जो है वो है डिम्पल ओवर द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के ऊपर कहीं पर एक गड्ढा जैसा बन जाना, एक डिम्पल होना। इसके बाद है इन्वर्टेड नेपल। जो नेपल है वो अंदर की ओर धंसने लगता है, ब्रेस्ट के अंदर ही जाने लग, जबकि नेपल ब्रेस्ट से बाहर होना चाहिए। इसके बाद है रेडनेस ऑफ स्किन ऑफ द ब्रेस्ट। ब्रेस्ट के स्किन रेड हो सकते हैं, नेपल रेड हो सकता है। हार्डनिंग ऑफ द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट हार्ड हो सकता है। डिस्चार्ज फ्रॉम द ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से डिस्चार्ज हो सकता है, या तो क्लियर फ्लूइड्स डिस्चार्ज हो सकता है या ब्लड मिक्स डिस्चार्ज हो सकता है। स्केली और पकड़िड स्किन ऑफ द नेपल। कुछ कंडीशन में जो नेपल के हैं वो स्केली होने लगते, वहाँ से जो स्किन का हिस्सा है वो स्कैल के निकलने लगता है और पकड़ एकदम सिकुड़ जाता है। तो ये सभी सिम्टम है। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है कि किस में क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्रेस्ट के जो ये सारे सिम्टम्स हैं तो क्या स्टेजेस, हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट कैंसर के लिए है कि किस स्टेज में है। तो इसके 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 0 की बात करते हैं कि नॉन इन्वेसिव। नॉन इन्वेसिव मतलब कि कोई भी ट्यूमर ब्रेस्ट के डक्ट तक सीमित है, वो उसको जो वॉल है उसको तोड़कर बाहर नहीं आया है, तो वो स्टेज 0 है। स्टेज 1 में है कि कैंसर सेल
कैंसर के जो सेल हैं आपके ब्रेस्ट के आसपास के टिश्यू में फैला हुआ है। द कैंसर सेल हैव स्प्रेड टू द नियर बाय टिश्यू ऑफ ब्रेस्ट। जो आसपास के टिश्यू है वहाँ तक फैल गया तो वह स्टेज 1 है। स्टेज 2 में होता है कि कोई भी ब्रेस्ट के ट्यूमर 2 सेंटीमीटर के लगभग हो या उससे छोटा हो और साथ साथ में आपके लिम्फ नोड जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है उसको इन्वॉल्व कर लिया हो, या 5 सेंटीमीटर का हो और एक्सिलरी लिम्फ नोड को इन्वॉल्व नहीं किया हो, या फिर कहा 2 से 5 सेंटीमीटर के हो सकते हैं ट्यूमर्स और वो इन्वॉल्व कर भी सकता है लिम्फ नोड को और नहीं भी कर सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें अगर मिलता है तो वो पार्ट ऑफ द स्टेज 2 है। स्टेज 3 में क्या होता है? कैंसर सेल बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन। कहा कि कैंसर सेल वहाँ से दूर चला गया है जहाँ से उसकी ऑरिजिन थी। इट मे हैव इन्वेड द नियर बाय टिश्यू एंड लिम्फ नोड्स। साथ साथ में क्या करता है कि जहाँ ऑरिजिन था वहाँ से दूर गया, ब्रेस्ट के आसपास के टिश्यू को इन्वॉल्व किया, साथ साथ में कहा कि लिम्फ नोड को इन्वॉल्व कर लिया। तो ये स्टेज 3 है। एडवांस ब्रेस्ट कैंसर का ये रूप है। और स्टेज 4 जो है तो कैंसर सेल स्प्रेड आउटसाइड ऑफ द ब्रेस्ट। कैंसर सेल जो है वो ब्रेस्ट के आउटसाइड चले गए एंड इन्वॉल्व द डिस्टल ऑर्गन्स। दूर के ऑर्गन को डिस्टल वो इन्वॉल्व कर लिया, जैसे ब्रेन को हमने कहा था, बोन को कहा, लंग्स, लीवर, अलग अलग जगहों पर वो लॉज कर सकता है। तो ये क्या है? मेटास्टैटिक नेचर के हो गए वो। अभी बात करते हैं कि अगर कोई कैंसर है तो क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाए, ब्रेस्ट कैंसर के क्या क्या इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो सबसे पहला कहता है यूएसजी करवाइए, कंफर्म होइए कि क्या है वो। दूसरा है मेमोग्राफी करवाइए। तीसरा है एमआरआई करवाइए। चौथा है कोर निडल बायोप्सी करवाइए। 5वां पेट स्कैन करा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ब्लड टेस्ट हैं जिसके जरिए आप कुछ पता कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या इसका मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। तो मैनेजमेंट में कहा कि अगर वो स्टेज 1 के हैं तो आप उसका लंपेक्टोमी करा सकते हैं, ट्यूमर को निकलवा सकते हैं। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है मस्टेक्टोमी, जिसमें कि पूरे ब्रेस्ट को निकाला जाता है। तीसरा जो कंडीशंस हैं वो है रेडिएशन थेरेपी। चौथा है कीमोथेरेपी। तो कीमोथेरेपी का इलाज 2 तरह से होता है, पोस्ट सर्जिकल एंड बिफोर सर्जिकल। सर्जरी से पहले अगर कोई ट्यूमर बहुत बड़ा है तो उसको सिंक करने के लिए कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर कहा कि अगर ट्यूमर का ऑपरेशन हो गया है तो जो स्प्रेड किया है बॉडी के दूसरे हिस्से पर गया है उसको किल करने के लिए, जो एग्रेसिव सेल्स हैं उसको किल करने के लिए कीमोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग ये बात करते हैं कि क्या प्रिवेंशन लें जिससे कि ये बचा जा सके। प्रिवेंशन के लिए हम लोगों को ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराते रहना चाहिए, स्क्रीनिंग ऑफ द ब्रेस्ट। दूसरा है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए। किसी तरह का आपको पीरियड के बाद हमेशा अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना चाहिए। उसका एक तरीका है कि कैसे किया जाता है, और अगर किसी तरह के आपको नोड्यूल्स, किसी तरह की एबनॉर्मलिटी दिखता है तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तीसरा है एक्सरसाइज फॉर 30 मिनट्स मोस्ट ऑफ डे ऑफ वीक। आप रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए 30 मिनट के लिए। होने के बाद तो इलाज है, लेकिन बचाव सबसे अच्छा उपाय है। आप अपने डाइट में हेल्दी फूड्स इस्तेमाल करें। चूज हेल्दी डाइट, मेंटेन हेल्दी वेट। जो आपका उम्र है, जो आपके जितने हाइट है उसके हिसाब से अपने वेट को मैनेज करें। धन्यवाद। आप लोगों से हमें उम्मीद है कि जो हमने जानकारी दी है वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। मुझे आशा है कि आप सारे वीडियो को अच्छी तरह से सुने हैं और अच्छे से बातों को समझे होंगे। इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी जानकारी को बढ़ाते रहें। धन्यवाद।